हेलो। आज हम पॉलिटी के लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा हेडिंग है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने पिछले 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसकी कृपया करके उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका कंटिन्यूशन चालू होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को एडुफ्राई चैनल में आप देख रहे हैं, तो कृपया करके एडुफ्राई ऐप को प्रमोट कीजिए, लोगों तक फैलाइए, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, नोट्स और क्विज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, तो जो भी लोग हैं जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं या भी कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी तरह के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियोस उनके जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल किया जा रहा है। आइए चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को राइट कहाँ बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको क्या किया, मंजूरी दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने यूज़ किया था हमारे यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके हेड कौन थे, B.R. अम्बेडकर इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारा प्रीएम्बल को बनाया गया। इसके पीछे भी एक तर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही प्रीएम्बल क्यों बना, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले क्यों नहीं बना। इसके पीछे का ये तर्क है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी है ना आपके आर्टिकल्स हो गए या जो भी उसके अंदर डेटा रखा गया है, ठीक है, और उसके बाद जो प्रीएम्बल जो बनाया गया है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा के पूरा वैलिडेट कर रहा है, यानी उसके पूरे फिलॉसफी, उसके फंडामेंटल वैल्यूज़, ठीक है, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आपको मिलेंगे प्रीएम्बल के अंदर। सो इसलिए प्रीएम्बल को लास्ट में बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। तो प्रीएम्बल आपका बेसिकली फिलॉसफी को आपको बताता है कि फिलॉसफी क्या है, फंडामेंटल क्या है। ठीक है, फंडामेंटल में कुछ भी हो सकता है। फंडामेंटल में आपका पॉलिटिकल है, मोरल है, रिलीजियस, ये फंडामेंटल वैल्यूज़ है। ये फंडामेंटल वैल्यू है जिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका बेस्ड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस। ठीक है, और आपका प्रीएम्बल इन तीनों चीज़ों को है ना एम्बॉडीज करके रखा हुआ है, अपने अंदर संलग्न करके रखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे या हमारे जो 4 फाउंडिंग फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिनको बोल सकते हैं, उनका एस्पिरेशन, उनके ड्रीम्स, वो सारे इस प्रीएम्बल में आपके रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, राइट। सो और प्रीएम्बल क्या है हमारा, प्रीएम्बल बेसिकली है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे हम कोई बुक को पढ़ते हैं तो बुक के पहले आपका एक इंट्रोडक्शन होता है, उस बुक का पूरा का एक ब्रीफ आपको, समरी आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा इस बुक में ये चीज़ है। उसी तरह से प्रीएम्बल को अगर आप देखिएगा, रेफ़र कीजिएगा, तो प्रीएम्बल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, एक प्रीफेस है। ठीक है, क्या है, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। तो हम ये बोल भी सकते हैं कि ये क्या करता है, क्या कंटेन कर रहा है, ये समरी कर रहा है कंटेन या एसेंस, यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स जिसको बोल सकते हो वो है आपका प्रीएम्बल। आपने प्रीएम्बल को जान लिया, आपने उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रक्स जान लिया। आप किसी भी देश का प्रीएम्बल उठा लीजिए, उस है ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे एक प्रीएम्बल होगा, बस प्रीएम्बल को आप जान लीजिएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो प्रीएम्बल है किस बेस्ड पे था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेस्ड पे था। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस किसने लाया था, यानी किन्होंने इसको प्रपोट किया था, प्रमोट किया था, इसको किया था, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ CA, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसको पारित करती है और उसके बेस्ड पे हमारा प्रीएम्बल है। ठीक है, और जो पहला जो प्रीएम्बल है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, जो फर्स्ट प्रीएम्बल, तो ये पूछ सकता है आपको स्टेट PSC में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि किसका कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना पहले स्टार्ट कर रहा है प्रीएम्बल से, तो वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा प्रियम्बल किस पे बेस्ड है, अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। और किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया था, या किसने लाया था, नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब प्रियम्बल को के बारे में अलग अलग जो है ना मेंबर्स हैं या क्रिटिक्स हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने अलग अलग अपना मत दिया है। तो उनमें से एक है पालखीवाला, ठीक है। तो एन.ए. पालखीवाला ने प्रियम्बल को बोला कि प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये सारे सब जो हम भी पढ़ रहे हैं, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि किसने कहा था प्रियम्बल को एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस समय 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो पालखीवाला, तो इसको थोड़ा सा 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा पूरा के पूरा कि पालखीवाला है ना ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। उसी तरह से आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, ठीक है। इन्होंने प्रियम्बल के बारे में कहा, क्या कहा था, इन्होंने प्रियम्बल के बारे में कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल क्या कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि प्रियम्बल है जो हमारे, जो उन्होंने ये जो उन्होंने सोचा था आज़ादी के बारे में, पूर्ण स्वराज के बारे में, कि इस तरह से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनेगा, भारत को इस तरह से गवर्न किया जाएगा, है ना, लोगों में इक्वालिटी होंगे, तो वो सारी चीज़ आपका प्रियम्बल आपको एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसा सोचने वाले, ऐसा बोलने वाले थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट है आपके, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं इन लोग, ठीक है। मुंशी, के.एम. मुंशी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। प्रियम्बल को हॉरोस्कोप बोला गया इन्होंने। इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टेट पब्लिक सर्विस के में डायरेक्ट आता है, इसलिए इसको बार बार ध्यान दीजिएगा कि हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, किसने बोला है, तो मुंशी ने बोला है, के.एम. मुंशी ने। फिर नेक्स्ट है पंडित ठाकुरदास भार्गवा, ठीक है। तो ठाकुरदास भार्गवा है, उन्होंने प्रियम्बल को बहुत ज़्यादा प्रीशियस पार्ट बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को उसका सोल बोला है, आत्मा बोला है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का की बोला है उसको, ठीक है, उसको ज्वेल सेट बोला है। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है आपको याद रखना है, आपके वन लाइनर क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एंड इट इज़ ए प्रॉपर यार्ड स्टिक होता है मेजरमेंट के लिए। तो यानी कि है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वर्थ है वो आप प्रियम्बल को देख करके आपको समझ में आ जाएगा। जब आप अपना भारत का, इंडिया का प्रियम्बल देखोगे तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वर्थ समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था उन्होंने मिस्टर भार्गवा ने किया था, जिनका नाम है ठाकुरदास भार्गवा, ठीक है। अर्नेस्ट बेकर हैं, है ना, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने उस प्रियम्बल को बोला था की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है अर्नेस्ट बेकर, ठीक है। तो हमारा प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है, तो उस अमेंडमेंट का नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके अंदर 3 वर्ड ऐड किया गया था, नया 3 वर्ड। पहला नाम है सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और इंटीग्रिटी। हम पढ़ेंगे कि करके सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सेकुलर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आगे आने वाले लेसन्स में हम इसके बारे में, है ना, पूरा विस्तार से, पूरा अच्छे से समझेंगे कि क्या सोशलिस्ट होता है, क्या सेकुलर होता है, क्या इंटीग्रिटी होता है, ठीक है। ये करके हम लोग पढ़ेंगे। ये है भारत का प्रियम्बल, ठीक है। तो उसको हम लोग रीड करते हैं पहले। तो रीड क्या कर रहे हैं हम लोग, वी the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly,
this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये आपका टेक्स्ट टू द प्रियम्बल है, यानी प्रियम्बल को ये लिखा हुआ है. अभी हमको इस प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग कर दिया है आपके लिए. तो वो जो कीवर्ड्स है उसके बारे में जानेंगे कि क्या वो कीवर्ड्स बोल रहा है. आप जब इसको पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि हमारा जो प्रियम्बल है ना, उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है. और जब कोई इसको पढ़ेगा तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलेगा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे बना हुआ है, उसके अंदर वो क्या क्या बातें हैं जो एक डेमोक्रेसी को, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अपने प्रियम्बल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं. तो पहला होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है. ठीक है, और ये पीपल ऑफ इंडिया कौन है? ये हम पूरे ऑल ओवर इंडिया सिटीजन्स हैं. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया से आ रहा है. ठीक है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से मिल रहा है? पीपल ऑफ इंडिया से मिल रहा है. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. यहाँ से आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको आ सकता है. डायरेक्ट आपसे पूछ देगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आता है, और उसमें ऑप्शन में दिया हो रहेगा द पीपल ऑफ इंडिया. तो हमें समझना पड़ेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना. तो पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. उसके बाद नेक्स्ट में हम जब पढ़ते हैं कि हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. तो ये जो बता रहा है सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बता रहा है कि हमारा जो इंडियन स्टेट है, हमारा जो स्टेट है, स्टेट का मतलब कंट्री से है, हमारा जो इंडिया है उसका नेचर क्या है. ठीक है, तो वह सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है. हम ये सारे वर्ड्स को यहाँ पे कैप्स में लिखा गया है. क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स हैं और इस कीवर्ड्स का हम आगे वाले आने वाले क्लासेस में उसमें उसके पूरा डिस्कशन करेंगे, उस पर एक एक कीवर्ड्स को देखेंगे. ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में भी ये डायरेक्ट कीवर्ड्स पे क्वेश्चंस बने हुए हैं. यानी कि अगर ये प्रियम्बल्स, अगर ये चैप्टर अगर हम ले लें तो इससे एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं. सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान दीजिएगा हर एक वर्ड पे. ठीक है, तो ये जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दीज आर द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, है ना. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. तो सिटीजन्स में क्या दिया जाएगा, किस तरह का सिक्योरिटी दिया जाएगा? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. किस तरह का जस्टिस देने की बात कर रहा है यहाँ पे? सोशल जस्टिस देने की बात कर रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस देने की बात कर रहा है, पॉलिटिकल जस्टिस देने की बात कर रहा है. ठीक है, लिबर्टी, आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी देने की बात कर रहा है? थॉट, सोचने की आज़ादी है आपको. एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है. बिलीफ, कुछ भी आप मान सकते हैं. फेथ, किसी को भी अपना फेथ, किस भी आप फेथ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कर भी सकते. वर्शिप, है ना, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, आप कोई भी धर्म ले सकते, किसी को भी पूजा कर सकते हैं, है ना, जिसको मानना है मान सकते हैं. ये जो आज़ादी है, लिबर्टी है देने की, है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये आपको प्रियम्बल से अब पता चल जाता है. अभी वो जब हम इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, जस्टिस दे रहा है, लिबर्टी दे रहा है, इक्वालिटी दे रहा है, फर्टर्निटी दे रहा है, इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे कहीं ना कहीं तो होंगे ही सब के सब. ठीक है, तो ये सारे जो कीवर्ड्स है ना, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, लोगों के जस्टिस के लिए है, लोगों के लिबर्टी के लिए है, लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, आपस में फर्टर्निटी प्रोवाइड करता है ना. तो हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ व्हाट? स्टेटस में इक्वालिटी होगा. एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगा. एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और सब में उसको प्रमोट करना भी है. और इक्वालिटी. नेक्स्ट है फटर्निटी, भाईचारा. एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, इसमें इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी रखा जाएगा. साथ ही साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का यूनिटी, है ना, और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन किया जाएगा. तो ये है फटर्निटी.
तो ये आपका जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये क्या है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ है, द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है आपका, यानी इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, तो सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। सो इससे हमको समझ में आता है जब हम ये प्रियम्बल को पढ़ते हैं। ठीक है, हमें समझ में आ जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी गई है। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, फोर फादर्स थे, उनका ड्रीम क्या था, उनका एस्पिरेशन क्या था, वो किस तरह से सोचते थे। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। दैट्स वाई आपको देखो एनसीईआरटी के बुक में आप हमेशा देखोगे आपके पहले कुछ पेजेस में आपको एक प्रियम्बल दिया रहेगा, अगर आप नोटिस किए होगे तो। क्यों, वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो प्रियम्बल है वो कितना महान है, कितना अच्छा है, पूरा देश को लेके चल रहा है, सबको यूनिटी और इंटीग्रिटी से बांध के रखने की बातें करता है, इक्वालिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। ठीक है, सो ये आता रहेगा और हम इसको जानते रहेंगे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी है ना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे, इंडियन पॉलिटी को जानेंगे। और हमारा इस बैच का, इस कोर्स का उद्देश्य भी यही है, अपने इंडियन पॉलिटी को जानना। ठीक है, सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहाँ से है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये डेट भी याद रखना है, कहीं कहीं डेट भी पूछ देता है, 26 है ना नवंबर 1949, इस दिन को, ठीक है, प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया। इस दिन को आपको कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया, साथ साथ प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो ये डेट भी आपको याद रखना है। अभी हमको ये भी देखना है कि कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, जो हमने ऊपर में बात किया था कि वो सारे जो कैप्स में लिखा हुआ है वो सारे कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक करके उसको जानेंगे। तो क्या क्या कीवर्ड्स हैं, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इस कीवर्ड्स को ध्यान से देगा, कभी कभी आपको यहाँ से मेंस के क्वेश्चंस भी बनेंगे, डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, नो डाउट, लेकिन डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन में, मेंस के क्वेश्चन बेसिकली एनालिटिकल होते हैं, वो एनालिसिस बेस्ड होते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या बोल रहा है वो चीज़, वो पर्टिकुलर टॉपिक, और उसको किसी और टॉपिक के साथ, उसको किसी और कीवर्ड के साथ एनालाइज करना पड़ेगा, अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, हो सकता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी। तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस पार्ट, हम देखते हैं, साथ ही साथ हमारा मेंस की तैयारी भी होता चलेगा। तो पहला टॉपिक है हमारा सोवरिन। ठीक है, सोवरिन जो हमारा कीवर्ड है, ठीक है, सोवरिन, जब हम सोवरिन बोलते हैं कि हमारा ये नेचर है इंडियन स्टेट का, कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें सोवरिन, अपना प्रियम्बल में सोवरिन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है सोवरिन का? सोवरिन का मतलब ये हो रहा है कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, इंडिया एज ए कंट्री किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ना ही किसी कंट्री का डोमिनियन है। जैसे पहले अगर ब्रिटिश एरा में आप देखोगे तो उन लोग बार बार डोमिनियन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कोई डोमिनियन, हम लोग किसी के अंदर नहीं आते। हमारा इंडिया वो पूरा के पूरा एक इंडिपेंडेंट नेशन है। ठीक है, एक सोवरिन नेशन है। सो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही किसी का डोमिनियन है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। एज ए इंडिया, एज ए कंट्री, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होता, यानी उसको कोई गवर्न नहीं, उसके ऊपर नहीं है कोई, जो भी है उसके नीचे है। ठीक है, उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, वो सबसे ऊपर है ना। ऐसे भी इंडिया एज ए मदर कंट्री है ना, मदरलैंड है हमारा, तो सबसे ऊपर ही रहेगा हमेशा। सो इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए वो फ्री है ना, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को चूज करने के लिए। ठीक है, उसको कोई है ना ये नहीं कर सकता, अथॉराइज नहीं कर सकता, उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो सोवरिन स्टेट है। सोवरिन स्टेट है तो इंडिया क्या कर सकता है, किसी दूसरे के फॉरेन टेरिटरी, किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है टाइम टू टाइम। ठीक है, वो एक्वायर कर सकता है, किसी भी फॉरेन को ले सकता है, या अपने पार्ट को भी किसी को दे भी सकता है, ऐसा भी है।
ठीक है। सपोज कोई फॉरेन स्टेट है, उसको फेवर में अपना पार्ट दे भी सकता है और किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है, ले भी सकता है, क्योंकि हम सोवरेन हैं। हम किसी को दे भी सकते हैं अपना पार्ट और किसी का पार्ट ले भी सकते हैं। मतलब वॉर से एक्सेशन करके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, है ना, उससे भी हो सकता है। हो सकता है किसी ने गिफ्ट में दे दिया, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो एज ए सोवरेन, राइट, हम किसी का पार्ट ले भी सकते हैं और किसी को अपना टेरिटरी का एक पार्ट दे भी सकते हैं। अब यहाँ पे नोट देने की बात ये है, ठीक है, कि इंडिया ने डिक्लेयर किया है, ठीक है, अपना कंटिन्यूएशन ऑफ कॉमनवेल्थ। तो जब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात कही गई होगी, ठीक है। उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये साफ लिखा हुआ था कि 2 डोमिनियन क्रिएट किया जाएगा, है ना, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों के पास ये राइट्स हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से अपने आप को अलग कर सकते हैं। ये वहाँ पे लिखा हुआ था, वो उसके फीचर्स थे बेसिकली। पर इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में अपने आप को सोवरेन होने के बावजूद कंटिन्यू किया। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंडिया बोल रहा है कि ठीक है, हम तो सोवरेन हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है, इंडिया एज अ सोवरेन नेशन, बट इंडिया डिक्लेयर द कंटिन्यूशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, एंड डिक्लेयर द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। तब इंडिया सोवरेन नेशन कैसे रहा? इस तरह का कुछ एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, उस पर आपको, है ना, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने पड़ सकते हैं या क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो आप समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं थोड़ा सा। इंडिया डिक्लेयर तो किया कंटिन्यूशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एंड डिक्लेयर द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो जैसे अभी आप सोच रहे होगे, इंडिया अपने आप को सोवरेन भी बोलता है, ठीक है, साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि कॉमनवेल्थ में ऑफ नेशन में उसमें कंटिन्यू भी करेंगे और ब्रिटिश क्राउन का ऐसे हेड भी बनाएंगे कॉमनवेल्थ का, ठीक है। तो दोनों में एक दूसरे में ऐसा नहीं हो रहा है ना, एक दूसरे की बातों को काट रही है, ठीक है। तो समझते हैं, सेम जैसे आपके दिमाग में भी असमंजस चल रहा है, वैसा ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके दिमाग में भी चला था कि ऐसा कैसे होगा फिर। तब उस समय पंडित नेहरू ने बोला कि सॉरी, उस समय पंडित नेहरू ने बोला कि इंडिया किसी भी, है ना, फ्रेंडली नेशन के साथ तो रह ही सकता है, किसी, है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि उसके किसी भी फ्रेंडली नेशन के साथ तो इंडिया रह ही सकता है। ये हमारा फ्री विल है, किसी भी कॉमनवेल्थ में रहना ना रहना, ये हमारा फ्री विल है, ठीक है। और जब हम फ्री विल से अंदर गए हैं, यानी एक्सेप्ट किए हैं फ्री विल से, तो फ्री विल से बाहर भी आ सकते हैं। तो इसमें ब्रिटिश क्राउन को एज ए हेड ऑफ कॉमनवेल्थ डिक्लेयर करना, इससे हमारा सोवरेनिटी नहीं जाता है, ठीक है, सोवरेनिटी हमारा बरकरार है वैसे ही। साथ ही साथ इंडिया आपका मेंबर है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, 1945 में इंडिया बना था मेंबर यूएनओ का। तो इंडिया का यूएनओ मेंबर है या फिर वो ब्रिटिश क्राउन एज ए हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ है ना, तो इससे इंडिया का सोवरेनिटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंडिया सोवरेन है, सोवरेन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक टॉपिक आपका सोवरेन का फिनिश होता है। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट कीवर्ड। सोशलिस्ट कीवर्ड आपका ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है। 3 कीवर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, है ना, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो उसमें से एक सोशलिस्ट है, ये ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। तो सोशलिस्ट ऐड करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सोशलिस्ट तो ऑलरेडी से था, ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट नहीं था हमारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी अगर हम पढ़ोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, उसमें सोशलिस्ट आपका इम्प्लिसिट है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर, लेकिन प्रियम्बल में उसको बता दिया गया, उसको एक्सप्लिसिटली मतलब
लिखा गया कीवर्ड करके सोशलिस्ट। ठीक है, हमने ऊपर में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि सोशलिस्ट था, राइट। तो अभी हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सोशलिस्ट, हमारा सोशलिस्ट कैसा है, इंडियन सोशलिस्ट कैसा है। तो इंडियन का जो सोशलिस्ट है, यानी हमारा सोशलिस्ट, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिस्ट, वो है बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम क्या फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक। अब हम ये जानेंगे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है। हम कम्युनिस्ट सोशलिज्म फॉलो नहीं करते हैं, सो वी आर नॉट फॉलोइंग द कम्युनिस्ट सोशलिज्म, वी आर फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेटिक एंड व्हाट इज मीन बाय द कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट की अगर हम जब बात करते हैं, हम कम्युनिस्ट को पहले ले रहे हैं, कम्युनिस्ट सोशलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका होगा वो सब चीज़ नेशनलाइजेशन होगा, सब चीज़ नेशनलाइजेशन हो जाता है, नेशनलाइजेशन। ठीक है, यानी वो प्रोड्यूशन, जो भी प्रोड्यूस करेगा उसका भी नेशनलाइजेशन करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसका भी नेशनलाइजेशन करेगा, है ना, और जो सेल करेगा उसका भी नेशनलाइजेशन करेगा। तो सब का सब नेशनलाइजेशन करेगा और उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को एबॉलिश करता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिस्ट अप्रोच। ये कम्युनिस्ट सोशलिज्म, जैसे आपका चाइना का ले लो, ठीक है, तो है ना, तो उसमें कम्युनिस्ट विचारधारा होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, आपका सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी बहुत तगड़ा हो जाता है, रेड टेपिज्म का आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता है आपका, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है हर एक चीज़ का, है ना। उसमें मार्केट का जो प्राइवेट का जो सिनेरियो होता है वो सिनेरियो ही ख़त्म कर देता है। वो पूरा के पूरा हर एक चीज़, मीडिया से लेकर के, प्रोड्यूशन से लेकर के, है ना, फैक्ट्री लगाने से लेकर सब चीज़ आपका गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिस्ट सोशलिज्म। इंडिया वो फॉलो नहीं करती है, इंडिया फॉलो करती है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की बातें करते हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होगा, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में होगा, यानी कि आपका नेशनलाइजेशन और आपका प्राइवेट वाला, ये दोनों क्या है, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, दोनों साथ साथ चलते हैं आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था हमारा कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसका काम है क्या है उसका काम है पॉवर्टी को, गरीबों को ख़त्म करना, इग्नोरेंस को ख़त्म करना, डिजीज़ एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना। तो दैट्स वाई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपका अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिस्टिक सोशलिज्म से, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से हम गरीबी, इग्नोरेंस, डिजीज़ एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर सकते हैं। अब हमारा जो इंडियन सोशलिज्म है वो ब्लेंड है, किस चीज़ का ब्लेंड है, मार्क्सिज्म एंड गांधीज़म का। ठीक है, ये दोनों का आपका ब्लेंड है, आपका मार्क्सिज्म, मार्क्सवादी और गांधीवादी। ठीक है, ये दोनों के जो विचारधारा है, इन विचारधाराओं का मिक्सर है हमारा इंडियन सोशलिज्म। और बेसिकली हमारा जो इंडियन सोशलिज्म है आपका गांधीयन सोशलिज्म के प्रति झुका हुआ है, यानी कि हम ज़्यादा गांधीयन की ओर झुके हुए हैं, ना कि मार्क्सिज्म के लिए। ठीक है, तो कैसे, जैसे गांधीयन सोशलिज्म में मतलब कैसा हमारा, जैसे गरीबी को हटाओ, ये गांधीयन सोशलिज्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आपका है ना, विलेज को बढ़ावा दो। ठीक है, उसमें कुटीर उद्योगों का, यानी कि खादी या विलेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर का यूज़ करवाना है वहाँ पे, है ना। तो ये सारे गांधीज़म सोशलिज्म का चीज़ है आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया सोशलिस्ट क्या होता है। अब है हमारा सेकुलर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकुलर। सेकुलर तो 3 आपका ऐड हुआ था कीवर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये है दूसरा आपका सेकुलर। तो ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड हुआ है। ठीक है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सेकुलर स्टेट कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कहीं भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर आप जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से, जब हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे एक करके, आर्टिकल, शेड्यूल्स, तो पढ़ेंगे जब उसको, तब हम देखेंगे कहीं पर सेकुलर स्टेट नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन प्रीएम्बल में ऐसा डाल दिया है कि इंडिया एज अ सेकुलर है एक्सप्लिसिटली। सो सेकुलर स्टेट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी इस तरह से पूछ देता है घुमाने के लिए, क्या सेकुलर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है क्या, सेकुलर स्टेट कहीं मेंशन किया है क्या। ठीक है, लेकिन प्रीएम्बल में आपने मेंशन किया है, प्रीएम्बल में है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे
गलत हो जाता है आंसर, है ना, क्योंकि हमें हमें ऐसा लगता है कि प्रियम्बल में है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी होगा, ऐसा हमें लगता है, पर ऐसा है नहीं। सेकुलर स्टेट कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। हाँ, सेकुलर आपका प्रियम्बल में बताया गया है। तो सेकुलर अभी मेंशन तो नहीं किया गया कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। तो सेकुलर है तो कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिटी की बातें कर रहा है? तो आप जब फंडामेंटल राइट है जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम लोग फंडामेंटल राइट, तो उसमें हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बहुत ही छोटा है, बहुत ही ब्रीफ में हम लोग ख़त्म कर रहे हैं इसको, कि आर्टिकल अगर 25 से 28 है, ठीक है, उसमें आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है, आर्टिकल 25 to 28, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको जो रिलीजन आपको मानना है या नहीं मानना है, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी आज़ादी है। तो जब आज़ादी है ना, तो अब तो ऑलरेडी आप सेकुलर है, ठीक है, आपका स्टेट सेकुलर है, यानी कोई भी धर्म प्रोपोगेट हो सकता है ना, उस पर स्टेट फाइनेंस नहीं कर रहा है, ठीक है, स्टेट के द्वारा प्रो फाइनेंस नहीं किया जा रहा है उस पर, है ना। तो ऑलरेडी आपका इंडिया क्या है, सेकुलर था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको लाया गया है, ठीक है।